कल्पना कीजिए कि आपने 20 साल तक नौकरी की और महीने में थोड़े थोड़े पैसे बचा के आपने 20 लाख रुपए जमा कर दिए और अपने बैंक के लॉकर में आपने रख दिए या बैंक के अकाउंट में रख दिए। और 10 साल बाद आप जब अपने बैंक अकाउंट को देखते हो तो आपको पता चलता है कि आपके अकाउंट में 20 लाख रुपए है, लेकिन उस 20 लाख रुपए की खरीदने की ताकत सिर्फ आधी रह गई है। इसका मतलब कि आपको 20 लाख रुपए अब 10 लाख रुपए के बराबर लग जाएंगे। यानी हुआ क्या? आपके पैसे पैसे की कीमत कम क्यों हुई? क्या आपका अकाउंट हैक हुआ? जवाब है नहीं। क्या किसी ने आपके पैसे की चोरी की? तो जवाब है नहीं। तो आपकी मेहनत कहाँ गई? और यही सवाल का जवाब आपको द बिटकॉइन स्टैंडर्ड बुक के 9th चैप्टर में मिलेगा। इस चैप्टर का नाम है बिटकॉइन, व्हाट इज़ बिटकॉइन फॉर गुड। ओके, यानी कि बिटकॉइन का असली काम क्या है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम पैसे कमाते हैं, लेकिन एक्चुअली हम करते क्या है? इसमें सच क्या है कि हम अपना समय खर्च करके पैसे कमाते हैं। जैसे कि आप ऑफिस में 8 घंटे ड्यूटी करते हो, आप अपने दुकान में 12 घंटे काम करते हो, या आप खेती में पसीना बहा के हल चला के खेती करते हो, या व्यापार में रिस्क लेके आप पैसा कमाते हो। तो इसके बदले में हमें क्या मिलता है? मनी, यानी कि पैसा। लेकिन यानी कि इसका क्या मतलब है कि आपकी ज़िंदगी का जो समय आपने जो खर्च किया है, पैसा उसका प्रतिनिधित्व करता है, राइट। तो यानी कि आपने 1,000 रुपये भी अगर कमाए तो असल में वो 1,000 रुपये आपकी ज़िंदगी के समय का एक हिस्सा है। अब सवाल ये है कि यार ये मूल्य भविष्य में कैसे सुरक्षित रहेगा? और मानवीय इतिहास की सबसे बड़ी समस्या यही रही है कि जो भी इंसान ने स्टोर करने का प्रयास किया तो वो लंबे समय तक उसने अपनी वैल्यू को मेंटेन करके रखा है या नहीं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर वो लंबे समय में अगर वो ख़राब होगा या अपनी वैल्यू को रिटेन नहीं कर पाएगा तो वो एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू फेल हो जाएगा। और यही सबसे बड़ी समस्या थी। इसमें सोना राजा था, क्योंकि सोने की सप्लाई इतनी आसानी से नहीं बढ़ाई जा सकती थी। और इतिहास में भी इंसानों ने बहुत सारी चीज़ों का पैसे के रूप में इस्तेमाल करा, राइट। उसमें हम देख सकते हैं नमक को किया, चांदी को किया, सोने को किया, पत्थरों को किया, कांच के मोतियों को एज अ मनी ऑफ यूज़ किया। लेकिन इन सब में एक प्रॉब्लम थी कि इनकी सप्लाई बढ़ाई जा सकती थी। जब किसी भी चीज़ की कीमत बढ़ती है तो उसकी सप्लाई भी बढ़ जाती है, क्योंकि उसको प्रोडक्शन करने वाले लोग और ज़्यादा उसका प्रोडक्शन लेते हैं और धीरे धीरे उसका वैल्यू, उसकी कीमत, उसकी जो मूल्य है वो घट जाता है। लेकिन इन सब में बिटकॉइन क्यों अलग है? यानी कि जैसे कि किसी भी चीज़ का अगर कीमत बढ़ गई तो उसका सप्लाई बढ़ता है, तो बिटकॉइन एकमात्र ऐसी करेंसी है जिसका सप्लाई, कितनी भी कीमत उसकी बढ़ जाए, उसकी सप्लाई वही रहेगी जो मैथमेटिकली डिज़ाइन है, राइट। इसका क्या मतलब है कि अगर सोना महंगा हुआ तो जो खुदाई करने वाले लोग हैं, यानी कि माइनर्स है, वो और ज़्यादा खोदने लगेंगे और ज़्यादा खदानें खोदने लगेंगे। अगर तेल महंगा हो गया तो ये अरेबियन कंट्रीज, अरब कंट्रीज जो है वो और ज़्यादा ड्रिल करेंगे। या रियल इस्टेट महंगा हुआ तो ये कॉरपोरेट लोग और ज़्यादा हाउस को बिल्ड करेंगे, तो नई इमारतें बनेंगी। लेकिन बिटकॉइन एकमात्र ऐसी करेंसी है जिसका कितनी भी कीमत बढ़ जाए, यानी कि आज अगर 1 करोड़ रुपीज़ का अगर एक बिटकॉइन है तो वो 10 करोड़ हो जाए या 100 करोड़ हो जाए, बिटकॉइन की सप्लाई को इन्फ्लेट नहीं किया जा सकता, राइट। यानी कि टोटल बिटकॉइन का सप्लाई है 21 मिलियन यानी कि 2 करोड़ 10 लाख, उससे एक भी ज़्यादा नहीं और एक भी कम नहीं। यही बिटकॉइन की सबसे बड़ी खासियत है। 1980 में ऐसा ही हुआ। 1918 में हुआ यूँ कि उस समय बहुत सारे अखबारों में हेडलाइन चल रही थी, न्यूज़ चैनल पे बहुत सारी न्यूज़ें चल रही थी, और प्रिंटिंग प्रेस में भी आ रहा था कि दुनिया के सारे संसाधन ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि दुनिया की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो उस वक्त एक मशहूर इकोनॉमिस्ट थे, पॉल एहरलिच। तो उन्होंने एक दावा किया कि अगर इतनी सारी आबादी और पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो संसाधन इस पृथ्वी से मिट जाएंगे, कम हो जाएंगे, वो बाद में मिलेंगे नहीं। तो हुआ यूँ कि उसी वक्त एक दूसरे इकोनॉमिस्ट थे, तो उनका नाम था जूलियन साइमन। ओके, तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा। ये जूलियन साइमन ने कहा कि ऐसा नहीं होगा,
जैसे ही आबादी बढ़ती है वैसे ही उसका संसाधनों का सप्लाई भी बढ़ जाता है। तो उसमें क्या किया, पॉल एरनिश ने जब ये दावा किया तो उसके बाद जूलियन साइमन ने उनके सामने एक बेट रखी $10,000 की। इसी बुक में एग्जांपल दिया है, $10,000 की एक बेट रखी। उस बेट में उन्होंने बोला कि आप कौन से भी 5 मेटल चूज करो, कौन से भी 5 मेटल ले लो और 10 साल बाद हम चेक करेंगे कि ये मेटल की कीमतें बढ़ी है या कम हुई है। तो पॉल एरलिच ने 5 मेटल चूज़ किए। तो उस 5 मेटल में कॉपर, निकेल, टंगस्टन, टीन और एक था। इसे 5 मेटल उन्होंने सेलेक्ट किए। और 1980 की ये बात, जब समय बीतता गया तब 1990 में यानी कि 1990 में जब रिज़ल्ट सामने आया तब पता चला कि जो पॉल एरलिच ने 5 धातुएं, 5 मेटल को जो चुना था, उनकी कीमत 1980 के कंपैरिजन में 1990 में कम हुई है। और कम थोड़ी नहीं, काफ़ी हद तक कम हुई है। और इसमें सबसे शॉकिंग बात यह है कि उसी वक्त दुनिया की आबादी 80 करोड़ बढ़ गई। यानी कि क्या, कि जब पॉपुलेशन बढ़ता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि संसाधन वो कंज्यूम करता है इसीलिए संसाधन खत्म हो जाएंगे। जब एक इंसान पैदा होता है तो वो एक सिर्फ पेट लेके नहीं जन्मता, वो एक मानवीय मस्तिष्क लेके जन्मता है, यानी कि मानवीय बुद्धिमत्ता, एक नया विचार लेके जन्मता है, एक नया आविष्कार, एक नया इन्वेंशन वो लाता है दुनिया में। क्योंकि इंसान सिर्फ खपत नहीं करता, इंसान एक समाधान भी एक पैदा करता है। हर नया इंसान सिर्फ एक पेट लेके नहीं जन्मता, एक दिमाग लेके भी जन्मता है। तो इसीलिए सैफुद्दीन का मानना है कि मानवीय बुद्धिमत्ता दुनिया का सबसे बड़ा संसाधन है, सबसे बड़ा ह्यूमन रिसोर्स है। हज़ारों सालों तक सोने ने, गोल्ड ने स्टोर ऑफ वैल्यू का काम किया, क्योंकि उसकी सप्लाई बहुत ही धीरे धीरे से बढ़ती है। लेकिन उसमें एक कमज़ोरी थी कि अगर सोने की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो सोने की नई माइनिंग शुरू हो जाती है, यानी कि ये माइनिंग कंपनीज और खदानों में जाके ज़्यादा गोल्ड को माइन करने का प्रयास करते हैं। ओके, तो इसकी सप्लाई फिर बढ़ने लगती है। तो बिटकॉइन के साथ ऐसा नहीं होता है। बिटकॉइन की कुल सप्लाई हमेशा के लिए 21 मिलियन है, 2 करोड़ 10 लाख ही रहेगी, एक भी ज़्यादा नहीं और एक भी कम नहीं। चाहे उसकी कीमत 1 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, 100 करोड़ हो या 1000 करोड़ रुपीज़ हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए बिटकॉइन को हार्ड मनी कहा जाता है। एक्चुअली हार्ड मनी क्या होता है, जो मनी की सप्लाई आसानी से बढ़ाई नहीं जा सके उस मनी को हार्ड मनी कहते हैं। और जिस मनी को की सप्लाई आसानी से बढ़ाई जा सके उसे इजी मनी या सॉफ्ट मनी कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे कंसेप्ट आता है इजी मनी, स्टॉक और हार्ड मनी के बाद वो आता है स्कैरिसिटी का। स्कैरिसिटी यानी दुर्लभता, और उस दुर्लभता को समझने का या मापने का उसका एक तरीका है, वो है स्टॉक टू फ्लो रेशो। हमने इससे पहले वाले भी एक चैप्टर में देखा है कि स्टॉक टू फ्लो रेशो क्या है, यानी कि एग्जिस्टिंग स्टॉक्स, आज तक का स्टॉक्स और हर साल नया प्रोड्यूस होने वाला स्टॉक्स, इनका जब डिवाइडेशन करते हैं तो हमें स्टॉक टू फ्लो रेशो आता है। ओके, तो जितना बड़ा स्टॉक टू फ्लो रेशो उतनी ही वो मनी स्केर्स है, वो मनी हार्ड है। और जितना स्टॉक टू फ्लो रेशो लो है या कम है तो उतनी ही वो मनी इजी होगी, उसका सप्लाई इन्फ्लेट किया जा सकता है। उसके बाद एक कंसेप्ट आता है इंडिविजुअल सॉवरेनिटी, और ये बिटकॉइन का ही काम है कि इंडिविजुअल्स को सॉवरेनिटी यानी कि आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करना। ओके, तो इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि बिटकॉइन केवल पैसा नहीं है, बिटकॉइन आपकी संपत्ति पर आपको 100% कंट्रोल देता है। यानी कि समझो आज बैंक अकाउंट में आपका पैसा है, लेकिन उसका कंट्रोल किसके पास है? आज भी बैंक के पास है। ओके, लेकिन बिटकॉइन में ऐसा नहीं होता है। बिटकॉइन में अगर आपके पास प्राइवेट कीज़ है या आपके पास पासवर्ड है तो बिटकॉइन आपका है। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है या आपके पास प्राइवेट की नहीं है तो बिटकॉइन आपका नहीं है। बहुत सिंपल रखा है ऑथर ने, बिटकॉइन ने अपने आप को। बिटकॉइन का नेक्स्ट काम है इंटरनेशनल एंड ऑनलाइन सेटलमेंट, यानी कि आज हम देखते हैं कि आज भी इंटरनेशनल सेटलमेंट डॉलर में होती है। ओके, अगर मुझे एक देश से दूसरे देश में पैसे भेजने हैं तो कई बैंकों से मुझे गुजरना पड़ता है। ओके, इस कंट्री की एक बैंक, उस कंट्री की एक बैंक, और बीच में कन्वर्जन, कई संस्थाएं, कई कंपनीज उसमें इन्वॉल्व होती है और कभी कभी तो दिन लग जाते हैं ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने में। लेकिन बिटकॉइन
कम्प्लीटली इंटरनेट की तरह काम करता है। जैसे कि हम ईमेल भेजते हैं, तो मैंने यहाँ से अमेरिका के आदमी को भेजा या अफ्रीका के आदमी को भेजा, ईमेल हम इंस्टेंट सेंड कर सकते हैं। बिटकॉइन वैसा ही है। बिटकॉइन वैल्यू को ट्रांसफ़र करता है सेकंडों में, मिनटों में, और किसी बीच में थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं है। बीच में से न बैंक की ज़रूरत है और न ही गवर्नमेंट की ज़रूरत है, राइट। न आपको किसी से परमिशन लेनी है, न किसी को परमिशन देनी है, राइट। तो ये बिटकॉइन की एक खासियत है, और इसीलिए सैफुद्दीन कहता है कि बिटकॉइन एक ग्लोबल सेटलमेंट नेटवर्क बन सकता है आगे चल के। और चौथा काम है बिटकॉइन का, वो है ग्लोबल यूनिट ऑफ अकाउंट। यानी कि आज हम देखते हैं इंडिया में अगर कोई घर है तो हम देखते हैं कि ये इतने लाख का घर है, इतने करोड़ का घर है, राइट, इतने करोड़ रुपीस का घर है या इतने लाख रुपीस का घर है। ओके, हम अगर अमेरिका में जाते हैं तो वो बोलते हैं कि इतने डॉलर का है, इतने डॉलर का ये घर है, इतने डॉलर का वो घर है, राइट। तो सैफुद्दीन का मानना है कि भविष्य में बिटकॉइन ग्लोबल यूनिट ऑफ अकाउंट हो सकता है। यानी कि हम भविष्य में ऐसा कह सकते हैं कि ये जो घर है वो 1 बिटकॉइन का है, वो जो घर है वो 10 बिटकॉइन का है, वो जो घर है वो आधे बिटकॉइन का है। तो इसे क्या कहते हैं, ग्लोबल यूनिट ऑफ अकाउंट। और हमने इस चैप्टर में क्या क्या देखा कि बिटकॉइन एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी कि हम अपने समय को लंबे समय तक, अपने समय को, बचाए हुए पैसों को हम लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। ओके, इंडिविजुअल सॉवरेनिटी, यानी कि आपके पैसे के ऊपर आपका 100% कंट्रोल बिटकॉइन आपको देता है। किसी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको पासवर्ड चाहिए। ओके, उसके बाद है इंटरनेशनल सेटलमेंट, कि यार किसी भी देश के साथ या किसी भी दुनिया भर में आप किसी भी देश में किसी भी व्यक्ति को किसी भी देश से परमिशन ना लेते हुए भी डायरेक्टली उसे वैल्यू या मनी सेंड कर सकते हो। ओके, तो उसे बोलते हैं इंटरनेशनल सेटलमेंट। और ये बिटकॉइन ये काम खूबी से कर सकता है। उसके बाद लास्ट है बिटकॉइन का काम है ग्लोबल यूनिट ऑफ अकाउंट, यानी कि पूरी दुनिया में बिटकॉइन में मापा जाएगा कि ये घर इतने का है, ये कार इतने की है, आईफोन इतने बिटकॉइन का है, इस तरह। तो ये हमने 4-5 बातें इस चैप्टर में डिस्कस की है। तो इस चैप्टर का नाम है व्हाट इज़ बिटकॉइन फॉर गुड, यानी कि बिटकॉइन का असली काम क्या है। उसमें हमने ये चारों देखे हैं। चलो, तो आपको कैसा लगा ये वीडियो आप ज़रूर बताना मुझे, और थोड़ा लगे रहना यार, देखना ये हो क्या रहा है। थोड़ा गैप हो गया वीडियो में, मैं थोड़ा दूसरे काम में भी था। तो अभी हम क्या करते हैं, ये जो अभी ये एक 9th चैप्टर है अभी बिटकॉइन स्टैंडर्ड बुक का, उसके बाद है लास्ट बिटकॉइन के ऊपर क्वेश्चंस, यानी कि आज जो बिटकॉइन पे जो क्रिटिसिज्म करते हैं, तो किस बात से उस पर क्रिटिसिज्म होती है उसको हम देखेंगे। और उसके बाद मुझे एक 3-4-5 वीडियोस का एक बिटकॉइन वाइट पेपर, यानी कि बिटकॉइन के वाइट पेपर पे एक सीरीज़ बनानी है, वो बनाऊंगा। उसके बाद फिर हम जियो पॉलिटिक्स और बिटकॉइन के करंट अपडेट को जानेंगे। ओके, चलो, तो इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए बाय।